मंच पर विराजमान और सभा में शोभायमान सभी देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जिनका सम्मान हुआ है। ईश्वर करे उनके रचना धर्मिता इसी तरह से बढ़ती रहे और उत्तरोत्तर उत्तम साहित्य का सृजन होता रहे। बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद राजेंद्र को इस संस्था के संचालन के लिए, पूरे कार्यक्रम के लिए। लेकिन वे गुरु मानते हैं तो गुरुपति होने के नाते को सुझाव देना भी चाहता हूँ। पहली बात यह है कि धनराशि बढ़ा दीजिए या इसको समाप्त कर दीजिए। 2000 और 5000 का यह सम्मान बड़ा उपहासास्पद हो जाता है आज के जमाने में, खास तौर से। उनके एक बार से बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने कहा हम इसको 11000 करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, धीरे धीरे, अभी नहीं, धीरे धीरे नहीं चलेगा, जितना हो सके और जिसमें हम सब लोग योगदान करें। दूसरा सुझाव यह है कि प्रशस्ति पत्र को सचमुच प्रशस्ति पत्र बनाइए। 3 लाइनों में 2 विशेषण देने से प्रशस्ति पत्र नहीं बनता है। रचनाकार का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, शिक्षा दीक्षा क्या हुई, उसने कौन सी रचनाएं की, किनका प्रकाशन हुआ, कौन प्रकाशनाधीन है, कौन कौन पुरस्कार मिले, कौन कौन सम्मान मिले, लोगों को पता चले कि जिसको सम्मानित किया जा रहा है उसका व्यक्तित्व कृतित्व क्या है। तीसरी बात यह है कि केवल कविता तक ही सीमित न रहिए। 7 पुरस्कार आप दे रहे हैं, इनमें पहली बार आज शायद पहल हुई है विश्व जी को कथा लेखक पर, इसके साथ साथ एक नाट्य रचनाकार पर और एक निबंध था अन्य गौण गद्य विधाओं पर। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण विधाएं हैं, हमें पूरे साहित्य से जोड़ना होगा पत्रकारिता को साथ में रखते हुए। और चौथी बात यह है कि कार्यक्रम की अवधि थोड़ी और घटाइए। 2 घंटा बहुत होता है बैठने के लिए, अनावश्यक टिप्पणियां न करिए, उसमें समय काल यापन होता है। केवल विद्वान चर्चा करते हुए हम देख रहे हैं कि आधे हाल के लोग उठकर चले गए हैं, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है, तो हो सके तो उस पर विचार करिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही आदरणीय शुक्ल जी ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। कविता का मूल्यांकन क्या केवल फॉर्म के आधार पर होना चाहिए? आप हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो इसका दोहरा उत्तर आपको मिलेगा। आरंभ में जैसे आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति में 2 प्रकार के मानक बनाए गए, एक को कहा गया कला पक्ष, दूसरे को कहा गया भाव पक्ष। करेक्ट एंड कंटेंट, फॉर्म और उसके साथ साथ सब्जेक्ट, दोनों पर विचार करना समीक्षा की अनिवार्यता थी। 20वीं शताब्दी की बात आपने कही। 20वीं शताब्दी पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था आचार्य नंदुरानी वाजपेयी ने, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जिसमें उन्होंने नई कविता को मान्यता नहीं दी थी, प्रयोगवाद को मान्यता नहीं दी थी, 2 युगों को बर्खास्त किया और ये स्वच्छंद या छंदहीन रचनाकारों को आसपास नहीं फटकने दिया, उसको कविता नहीं माना था। बहुत दिनों तक भावधारा चलती रही, लेकिन बीच में जो वामपंथियों की समीक्षा पद्धति आई, इन्होंने पूरी तरह से क्राफ्ट को यानी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। उसको रूपवादी समीक्षा कहा गया और रूपवादी समीक्षा एक तरह से उपहास है जो केवल शब्द की चर्चा करे, भाषा की चर्चा करे, छंद की चर्चा करे। कुल मिलाकर उनका जो चूंकि प्रचारवादी है, राजनीतिक प्रतिबद्धता से जुड़े हुए, तो उनका सारा का सारा जो कंटेंट पर रहा, किसान और मजदूर की बात, क्रांति और आंदोलन की बात, जिसको नवजागरण युग बोध कहते हैं, तो वो युग, वो दौर लंबे अरसे तक चला और आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उन्हीं की कृपा से हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग में ये तरह तरह के नामधारी आंदोलन चल पड़े। प्रगतिवाद तक तो गनीमत थी, प्रगतिवाद के भी बहुत सारे रूप आए, सीपीएम सीपीआई के आधार पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर, उसके बाद नई कविता के बाद ताजा कविता, आज की कविता, टोटम कविता, कल की कविता, सानी कविता। जगदीश गुप्त ने बड़ी अच्छी व्याख्या की, किस्म किस्म की कविता। तो किस्म किस्म की कविता इतनी ज्यादा चली कि उनका उपहास हो गया।
और धीरे धीरे वो खारिज भी हो गई। बहुत जल्दी जल्दी घोषणा पत्र प्रकाशित होते थे और जब तक आपका परिचय हो कि कौन कौन इसके नायक हैं तब तक वो रचना वो आंदोलन खत्म हो जाता। उसी के अनुकरण में हमारे यहाँ गीत को नवगीत बना दिया गया। हमारे नगर के हमारे एक मित्र ने अगीत नाम का आंदोलन चला दिया, किसी ने प्रगीत नाम का आंदोलन चला दिया। ये सब जैसे कुकुरमुत्तों की फसल उगती है उसी तरह से साहित्य में उगते रहे। लेकिन प्रसाद जी की वो बात याद आती है कि परंपरा लग रही है यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें शक्ति है उसी में कालधारिता आती है, समय को जीत लेने की क्षमता आती है और बाकी सब चले जाते हैं। रहा ये इस चर्चा में शिव अम्बर जी भी थे, शुक्ल जी भी थे, कई लोगों ने चिंता प्रकट की और सचमुच सबकी चिंता का विषय है कि कविता दिनों दिन उपेक्षित होती जा रही है और विडंबना ये है कि लिखी बहुत जा रही है, छप बहुत रही है, रचना धर्मिता भी कभी नहीं है, लेकिन पाठकीयता खत्म होती चली जा रही है, वो किताबों तक में सीमित है। वैसे कुल मिलाकर आप देखते तो इस समय मुझे 4-5 तरह की कविताएं दिखाई देती हैं। एक को कहते हैं छपी कविता, दूसरे को कहते हैं वाचिक कविता जो मंच की है, जिसमें केवल टिप्पणियां या विदूषकत्व तो कह लीजिए, अलग अलग तरह की मनोरंजन वाली सामग्री अम्बर जी जिससे चिंतित है और सचमुच अच्छे कवि से चिंतित है कि हमारे पास तो कोई ऐसे नुक्ते नहीं है हम मंच पर जम पाएंगे कि हुटिंग हो जाएगा। ये युग बदला है। तीसरे फिल्मी गीत, उसमें भी कुछ अच्छी कविताएं आ जाती हैं बीच बीच में। और चौथे जनपदीय भाषाओं में विभिन्न बोलियों में जो लिखी हुई कविताएं हैं, लोकगीत जीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं। वैसे तो विज्ञापन में भी कविता का प्रचार आजकल देख रहे हैं, कविता नहीं कहना चाहिए लेकिन पद्यबद्ध तो है ही, तो कांतता तो उनमें है ही। तो इतनी सारी कविताएं चल रही हैं लेकिन पाठक गायब हो रहे हैं। दैनिक जीवन में उनका वो महत्व जो पहले था, साहित्य में सर्वोपरि तो यही विधा मानी जाती थी। इस समय उपन्यास हावी है, कहानी हावी है, गद्य की और विधाएं हावी हैं, कविता हाशिए पर चली गई। उसके कारणों पर हमें विचार करना होगा। दरअसल जमाना बड़ा उपयुक्तवादी होता है, जिससे हमें पोषक सामग्री मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है, दिशा दृष्टि मिलती है, हम लपक कर उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपके सामने इंटरनेट है, देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी से आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। सारा सारा नई पीढ़ी ही नहीं, पूरा समाज उसी में केंद्रित होता चला जा रहा है। कविता का युग युग से जो उद्देश्य रहा है, पहला मनोरंजन करना, अब वो मनोरंजन घर के इडियट बॉक्स से जितना मिलता है उतना कविता से नहीं मिल सकता। हमें तो शब्द सुनकर के इमेज बनाना पड़ता है, कौन कह रहा है, क्या विषय है। वहां तो सचित्र हर चीज दिखाई दे रही है, श्लील अश्लील का कोई प्रतिबंध नहीं रह गया है। तो जिसको हल्का फुल्का थोथा मनोरंजन कहते हैं वो भरपूर उसे प्राप्त कर लीजिए, उसमें कविता का ठहर पाएगी। दूसरे ज्ञान प्रदान करना, तो कहा गया था ना कि यन्न भारते तन्न भारते, महाभारत में जो है वो कहीं नहीं है और जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है। लेकिन आज आप इंटरनेट में अपने लैपटॉप पर एक उंगली रखते हैं और ज्ञान का विस्फोट होने लग जाता है। उतना ज्ञान साहित्य कहां से लाएगा? हाँ, ये ज्ञान तो नहीं है, कहा जाएगा कि सूचना है, लेकिन उतनी की ही जरूरत आज लोगों को महसूस होती। केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, उतने से काम चल जाता है। तो सूचना के क्षेत्र में भी हम पिछड़ गए। तीसरा उद्देश्य हुआ करता था प्रबोधन देना, उसकी हमें आवश्यकता नहीं रही। हम स्वतः प्रबुद्ध हैं, हर व्यक्ति स्वचालित है। अब किसी से निर्देश प्राप्त करना, उससे प्रेरणा प्राप्त करना, ये सिर्फ कथनी की बातें रह गई है। तो कहने की तात्पर्य यह है कि उपयोगिता में कहीं न कहीं कमी आई। इसलिए हमें लौटना होगा अपनी जड़ों की तरफ। समय की आवश्यकता क्या है? समय की आवश्यकता, जैसे धीरज जी ने कविता पढ़ी थी, पेड़ के कटने को लेकर रोइए, चिपको आंदोलन जैसे चला था। लेकिन कहानी निबंधों में है, कविताओं में कम है।
आवश्यकता स्त्री चेतना और दलित चेतना तो काफी चली है, कविता में भी चली है, गद्य में भी चली है, लेकिन वरिष्ठ जनों की क्या दुर्दशा है हमारे समाज में, इसका विमर्श बनाइए। बच्चों की क्या दुर्दशा है समाज में, आया के हाथों पल रहे हैं और उनको गधे का बोझ लाद दिया गया है। जिस स्कूल में वो जाते हैं बचपन छीन लिया हमने उनसे। उस बाल विमर्श को अपना विषय बनाइए। उस बेरोजगार की पीड़ा लिखिए जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। उस गांव और किसान की ओर जाइए जो आज भी गुर्बत से लड़ रहा है। समाज के भ्रष्टाचार से हमें लड़ना है। सुशासन का मंत्र जो दिया गया है, आखिर कविता की यही मूल दो उद्देश्य रहे हैं, बल्कि कहीं चिंतन के ही दो उद्देश्य रहे हैं, एक क्रोध और दूसरे करुणा। वाल्मीकि का काव्य कहां से शुरू हुआ? मां निषाद प्रतिष्ठाम। इसमें क्रोध है कि करुणा है? सबसे पहले क्रोध है, मां से शुरू हुआ। मां वर्जना करते हुए जा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा। वहां से कविता पैदा हुई। तो समाज में आज जो हो रहा है, अगर उसको लेकर हम अपना आक्रोश प्रकट करें पूरी तलखी के साथ, पूरी आक्रामक मुद्रा में, कि कैसा देश था हमारा, उसको तुमने बर्बाद कर डाला है। और करुणा की उनकी दीन दशा को लेकर के, एक में वो करुण को रसा करुण में वो निमित्त भेदा, सबसे पहले करुण को ही एकमात्र रस माना गया था। तो उन दिशाओं में लौटने की आवश्यकता है। एक खास तरह की न्यूसेंस वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। आप ही के सगे भाई थे ये पत्रकार, पहले साहित्यकार कहलाते थे, लेकिन आज वे सत्ता के पास है, सत्ता उनकी खुशामद करती है, इसलिए उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, आपकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं है। वो जानते हैं कि एक पुरस्कार घोषित कर देंगे, ये परिक्रमा करने लगेंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़े सत्ता निरपेक्ष होकर के चले, न चारणी वृत्ति अपनाएं और न पागलपन अपनाएं। दोनों के बीच जो वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका आकलन करते हुए, और जो युग सत्य है पूरी संवेदना के साथ, उसको पूरी तलखी के साथ, केवल किताब में ही लिख करके न रहें। आवश्यकता है चौराहों पर अपने कर सम्मेलन आयोजित करें, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं उसी तरह से नुक्कड़ गोष्ठियां करें। और जब हम अच्छी वाचिकता के साथ, अच्छे गेयत्व के साथ उसको प्रस्तुत करेंगे तो जनता को अपनी ओर खींचे। कविता के साथ सबसे बड़ी विशेषता यह है, या उसकी शर्त यह है, कि मूल रूप से वो शुद्ध काव्य है। जो डायरी देके पढ़ने लगता है, मुझे बड़ा क्षोभ होता है, उसने खुद ही शब्द को आत्मसात नहीं किया। अंतर मन में जब कविता उतरी ही नहीं है तो फिर उसके साथ अनुभव कैसे बनेगा? एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो भी साथ साथ बोलती है, तब कविता का पूरा संप्रेषण होता है। उस संप्रेषण का प्रशिक्षण लेना होगा, काव्य सृजन का भी प्रशिक्षण लेना होगा। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ ईश्वरी देन है ये, लेकिन ईश्वरी देन में भी अगर प्रशिक्षण लगा दिया जाता है तो सोने में सौगंध आ जाती है। आज हमारे यहाँ स्वयंभू कवि बहुत हो गए हैं। ये अतुकांत और छंदविहीन कविता का मूल कारण यही है। पता नहीं किन गलत घड़ियों में निराला जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, वो तो अपने जीवन भर निर्वाह कर ले गए, क्योंकि उनके पास वाचिकता बड़ी अच्छी थी। मंच के बहुत बड़े कवि थे, घूम घूम कर जिस तरह पढ़ते थे तो गद्य को भी वो कविता के रूप में ढाल ले जाते। दूसरे उनकी कविता में भले ही तुकांत नहीं है, पर यतिगत लय है, रिदम है। आज उसको पूरी तरह से गद्यात्मक बना दिया गया। अंतर इतना है कि सीधे गद्य में बोलते चले जाए रनिंग मैटर की तरह तो वो गद्य है, बीच बीच में तोड़ दीजिए, उसने कहा एक तरफ कीजिए और की से दूसरी लाइन शुरू कीजिए तो कविता है। इस प्रकार की कविता पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन निषेधाज्ञा हम आप जारी नहीं कर सकते हैं, इसका कोई अध्यादेश नहीं बन सकता है। स्वयं प्रबोध करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग कवि हैं, शुक्ल जी, अंबर जी और बहुत सारे आप लोगों में से, ये इस तरह का भी कोई आयोजन करें, इस कार्यक्रम पर विचार करें कि गोष्ठियों में हम कविता लिखने का सबूत सिखाएं। पहले उस्तादों से ऐसा काम होता था,
लेकिन अब उस तरह की उस्ताद भी नहीं रहे, या ये झंझट पालने के लिए वो तैयार नहीं है, या उनको सुनने के लिए दूसरे कोई तैयार नहीं। ऐसे निगुरे कभी बहुत हो गए हैं। तो आवश्यकता ये है कि किसी न किसी रूप में औपचारिक अनौपचारिक संस्थाबद्ध रूप से इसका प्रशिक्षण दिया जाए। कविता कैसे पढ़ी जाती है और कैसे लिखी जाती है, शब्द का संस्कार कैसे होता है, तो देखिए उसका स्तर उठेगा, उसमें प्रेषणीयता आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपने घरों से बाहर निकलना होगा। अगर कविता के माध्यम से समाज सुधार या लोक कल्याण की कामना आप करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके बीच जाना होगा जिनसे कविता संबंधित है। हम कविता तो लिखते हैं मजदूरों के ऊपर, लेकिन बैठे हैं शीतताप नियंत्रित घर के भीतर, जिससे उसका सरोकार है वो आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा है, उस तक किताब नहीं पहुंच पा रही है, तो कविता अनुत्पादक हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि इसको जनजीवन के साथ जोड़ें। और पत्रकारों वाली न्यूसेंस वैल्यू अपनाने की बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं काट न सके तो गुर्राना तो सीखना ही होगा। कहीं अपना असंतोष, आक्रोश, और उसके साथ साथ केवल निगेटिविटी नहीं, उसके साथ विधेयात्मक विकल्प भी, कहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों को तथ्यात्मक और पूरी निष्ठा के साथ प्रस्तुत करने को उपक्रम। आवश्यकता है हम राष्ट्रीय चेतना से जुड़ें, आवश्यकता है राष्ट्र के इतिहास पर लिखें, आवश्यकता है हमारे प्रवासी जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उनकी पीड़ा को पहचानें, आवश्यकता है किन्नरों पर लिखें, आवश्यकता है आदिवासियों पर लिखें। बहुत विषय है हमारे। केवल रूमानियत में ही झूलते रहे और गीत गाते रहे तो क्षमा कीजिएगा, आप स्वार्था सुखाए लिख रहे हैं, उसका लोक से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपेक्षा न कीजिए कि आपकी कविता को महत्व रहेगा। केवल कला ही नहीं, जैसा शुक्ल जी ने कहा, कंटेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कंटेंट को हमारे प्रगतिवादियों ने एक सीमित दायरे में बांध करके रख दिया, हमें उसका परिविस्तार करना है। तो आज के युग में नई समीक्षा दृष्टि और खास तौर से नए पैमाने को अपनाने की आवश्यकता है। क्या ऐसा कोई पैमाना हो सकता है कि हम कवियों की रेटिंग कर सकें? इन दिनों आप देख रहे हैं हर चीज की रेटिंग चलने लगी, उसके मानदंड बना लिए गए। पर कविता का प्रश्न आएगा तो कहेंगे नहीं, ये तो ईश्वरोच्छ्वसित होती है, ये तो ब्रह्म बोल रहा है मेरे भीतर, इसका कोई मनुष्य, हाँ कभी मनीषी परिभूत स्वयं हो, तो इसका तो अपमान हो जाएगा, ये तो अंतःकरण से हम लिख नहीं रहे, कोई लिखा रहा है, वगैरह वगैरह मुहावरे बोले जाते हैं। आप इसको भी पूर्ण रूप से मानवीय कृत समझें, मानवीय कार्यकलाप समझें। एक विशेष प्रकार का क्राफ्ट है, एक विशेष प्रकार का चिंतन जिसमें प्रतिभा होती है, उसमें अंग्रेजी में कहते हैं क्विक रिसेप्टिबिलिटी आ जाती, त्वरित ग्राह्यता। बाकी को बहुत दिमाग खुजला खुजला के लिखना पड़ता है, शब्दकोश टटोलना पड़ता है, लेकिन स्वाध्याय है, कुछ प्रतिभा है, कुछ श्रम है, कुछ अभ्यास है, इन सब का योग होता है और सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है, अगर ऐसा कोई मानक बन जाए तो दुनिया भर की कुंठाएं खत्म हो जाए। इसको पुरस्कार क्यों दिया गया, उसके 4 पुस्तकें हैं, मेरी 5 है, ये जो शिकायतें आपको सुनने को मिलती है उनका भी समाधान हो जाएगा। लेकिन यह एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सामूहिक प्रज्ञा का प्रयास का कोई माध्यम संस्था की ओर से बने। तो आवश्यकता ये है कि इसके ऊपर हम कभी, अब समय नहीं है, 8 बजने वाले हो गए, वैसे ज्यादा लगता लेट है। बहरहाल जिन लोगों ने वक्तव्य दिए हैं, जो कविता पाठ सुनने को मिले हैं, बड़ा आनंद आया। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ और